सात भाई और एक बहन की कहानी। कैसे 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर खा गए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो मैं बचपन से दादी नानी से सुनती आ रही हूँ और आपने भी कभी न कभी दादी नानी से जरूर सुना होगा। ये कहानी है हजारों वर्ष पूर्व झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की प्रसिद्ध 7 भाइयों और एक बहन की कहानी। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों के द्वारा नई पीढ़ी को बताई जाती है। इस कड़ी में हमारे बुजुर्गों द्वारा यह कहानी मैं भी सुनती आ रही हूँ, जिसके अवशेष आज भी छोटा नागपुर की धरती पर मौजूद है, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित बुडम्बू प्रखंड के गीजो ठाकुर गांव नामक गांव में बिंदु डोगरी के नाम से काफी प्रसिद्ध है। इस कहानी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। यह सतयुगी कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। छोटा नागपुर गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे, लेकिन फिर भी वह सभी अपना जीवन खुशी खुशी काटते हैं। 7 भाई बहनों में एकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। ये उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे और औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ये 7 भाई अपनी बहन के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। 7 भाई जंगल में जाकर शिकार करते थे और शिकार करके जब वह घर लाते थे तो उनकी बहन उन्हें पकाकर अपने भाइयों को देती थी और वे सभी भाई बड़े ही प्रेम से भोजन करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। जब शाम होने वाली थी और भाई वापस नहीं आ रहे थे तो बहन सोचती है कि आज मैं क्या पकाऊं, भाई तो अभी आए ही नहीं। तब वह सोचती है कि क्यों ना मैं जंगल से सरौटी का साग ले आती हूँ और उसे पका दूंगी। फिर बहन जंगल से सरौटी का साग लेकर उसे तेज धार चाकू या औजार से काटती है तो उसकी उंगली कट जाती है और उंगली से खून निकलने लगता है। अब बहन सोचने लगी कि अगर उनके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो काफी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे ये बात छुपा कर रखनी चाहिए। फिर वह सोचती है कि मैं इस खून को कहाँ पोंछूं। वह सोचती है कि मैं अपनी ओढ़नी और दीवार पर खून को पोंछती, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई बड़ी ही आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ दिया और उस साग की सब्जी बना दी। जब शाम को 7 भाई शिकार करके आए तो बहन भाइयों को भोजन परोसा। आज 7 भाइयों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी उंगलियों को चाटते रह गए। अपनी बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अपनी तारीफ को सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो बहन डर से सहम गई, कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। बहन अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर
फिर से एक बार वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। वह शिकार तलाशते तलाशते थक गए और एक पेड़ की छांव पर बैठ गए। बातों ही बातों में सातों भाई उस दिन के भोजन के बारे में बात कर रहे थे कि उस दिन बहन ने जो साग बनाया था वह बहुत ही स्वादिष्ट बना था, लेकिन उस तरह का साग फिर दोबारा नहीं बना। फिर कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने कभी नहीं खाया। सातों भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से पूछ कर रहेंगे और जान कर रहेंगे कि साग में ऐसा क्या मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट बन गया था। जब सभी भाई घर वापस आए तो अपनी बहन की खाने की तारीफ करने लग गए। बहन बड़ी खुश हुई और सातों भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि उस दिन तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट बना था। बहन ने बहाना बनाया जिसे उनको सच्चाई पता ना चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए पूछा कि बहन, मुझे सच सच बताओ कि तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था। असलियत जानने की जिज्ञासावश सातों भाइयों ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन बहन को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने बहन को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वो कितना लालची बन गए, इसका आभास बहन को हो गया था कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने बहन को लेकर घने जंगल में ले जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब बहन को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की यह इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोकरी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोकरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी बहन पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती तैके तैक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करूं। इधर उधर
तीर क्यों चला रहे हो? फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और बहन पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छहों भाइयों का निशाना चूक जाता है और सातवां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों भाइयों में सबसे निपुण था। चट्टान में धार किए तीरों के निशान बहन जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई दादा बाकियों की तरह लालची नहीं है। छहों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। बहन हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दाता छाती तैक तैक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे बहन के सीने को भेद देता है और बहन की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से छोटा भाई उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर छोटे भाई को नाग देवता दिखते हैं और छोटा भाई नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और छोटा भाई ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद कर भेजते हैं। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक डाडी मतलब छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और छोटा भाई वही बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मार पीट करेंगे। यह सारी घटना को दाढ़ी के मेढक, केकड़ा और मछली सब सुन व देख रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर छोटा भाई उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा
तो बड़े भैया लोग मार पीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब तुम्हारी बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर छोटा भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब बहन का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया, तब बड़े भाइयों से छुपाकर छोटा भाई बहन की मांस को रख दिया, और जब उसके 6 भाई बहन का मांस खा रहे थे तो छोटा भाई मछली को खाने लगा, और जब 6 भाई बहन की हड्डी को चबा रहे थे तो छोटा भाई केकड़े को चबा रहा था। भोजन करने के बाद जब सभी भाई सोने चले जाते हैं तो छोटा भाई वह मांस को दीमक के टिल्हे में डाल देता है, और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा बुदा उगता है। इस घटना के बरसों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बसौंदा के पास से गुजर रहा था, और वह सुंदर सुंदर बांस के बुदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से बांसुरी बनाई जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस में आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि बांसुरी बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर बांसुरी का निर्माण करता है। इस बांसुरी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुँचता है, और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से बांसुरी बजाना शुरू करता है। परंतु इस बार बांसुरी का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है, और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है तो बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे बांसुरिया, तो लागो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़े भाई मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे बांसुरिया, तो लागो मोर दुश्मन का घर, बजाता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट दपट कर भगा देते हैं। जब जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है तो छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही बांसुरी खुद ही बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे बांसुरिया, तो लागो मोर छोटा भाई का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा भाई मोहित हो जाता है, और यह धुन सुनकर छोटे भाई से रहा नहीं गया, और जोगी से बांसुरी की मुँहमांगी सोने की मोहरे देकर उसे खरीद लेता है, तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, और छोटे भाई अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ है, और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं।
तब छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर छोटे भाई ने अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर छोटा भाई सोचता है कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजाकर गई होगी। जब भी छोटा भाई घर से बाहर काम के लिए जाते हैं, यही घटना हर बार देखने को मिलती है और लगातार होने के कारण छोटे भाई के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात को साफ मना कर देते हैं। एक दिन छोटे भाई ने सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहा हूँ बोलकर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुआ चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद छोटे भाई देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की बांसुरी से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी बांसुरी में समा जाती है। यह देखकर छोटे भाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल छोटे भाई की छोटी बहन के जैसी ही होती है। छोटा भाई अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई कर काम खत्म कर वापस बांसुरी में जाने वाली होती है, तब छोटे भाई उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत बांसुरी को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी उस गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबौनी नामक पूजा स्थान पर वही सरौटी साग को चढ़ाया जाता है, जिस केंद्र के वृक्ष पर मचान बनाकर छोटी बहन को खड़ा किया था और सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई अपनी बहन को पका हुआ मांस को ना खाकर चोरी छुपे से जिस टीला में मांस को डाला था उस स्थान पर उगे बांस को भी दिखाया। वह बांस बुदा आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। डाडी छोटा कुआं पानी लाने के लिए जिस डाडी छोटा कुआं का प्रयोग हुआ था, वह डाडी आज भी है, जिसका वर्तमान समय में सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।